हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल डिफेंस वाला पर। सभी बच्चा लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते हम लोग इतनी दूर तक आ गए हैं, ये यकीन नहीं होता है। मेरा मानना हमेशा से ये है कि अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास की हुई चीज जो है वो बेटा जल्दी ही हकीकत में बदलने वाली है। जैसा कि अगर आप लोग एक पैटर्न देखते हो तो पहली वीडियो के अंदर ढेर सारे बच्चे आते हैं, फिर अगली वीडियो में कम हो जाते हैं, यहां तक आते आते बच्चों का हौसला ही टूट जाता है कि इतना पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ एग्जाम भी होता है कि एग्जाम में आपकी छटाई कर दी जाती है। भाई जो काबिल है वो आगे बढ़ जाएगा, जो कोशिश ही नहीं करना चाहता वो वहीं पर रह जाएगा। दोस्त क्या पता 2 कदम पीछे और हो जाए। तो हम यहां पर आज करने वाले हैं कैलकुलस का आखिरी पार्ट एंड दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। भाई मैं जितना हो सकेगा सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों को बात बताऊंगा, समझाऊंगा। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन मजाक तो है नहीं, है ना। मजाक तो बिल्कुल मत कहना इसको कि हाँ सर लुल्ल टॉपिक है, लेकिन क्योंकि ये टफ टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें मर्ज होते हैं, तो यहां से सवाल हमसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछे जाते हैं। इस बात का सबूत मैं तब बताऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूंगा। तो जब वो क्वेश्चंस आप देखेंगे तब आप कहेंगे सर यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछे हैं। हाँ यकीनन, क्योंकि वो भी जानता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक हिसाब से एक मुश्किल कैटेगरी के क्वेश्चंस बनाते हैं, और यहां से बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल क्वेश्चन तक अगर रखे जाएं तो वहां से सवालों का एक टेस्ट भी हो जाता है। हमें समझ में आ जाता है कि बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन समझ पा रहा है, उनको क्रैक वो कर सकता है। मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक्स समझ में आने के बाद क्वेश्चंस लगवाएंगे, बस इसी तरीके से अपना पूरा सेशन हो जाएगा। तो आज मैं कैसे चलने वाला हूं सर, मैं आज शुरू करने वाला हूं बेटा सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को जानेंगे, कि फिर उसके बाद बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री का क्या महत्व होता है। देन हम लोग बात करेंगे कि फैमिली ऑफ कर्व्स और आर्बिट्री कांस्टेंट्स का कुछ खेल होता है यहाँ पर, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वो आप लोग देखिएगा। एंड देन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है दोस्त। यहाँ से सवाल आते हैं, है ना, डेफिनेटली आते हैं। तो हमें ये तीनों चाहिए सर, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। तीनों से कुछ 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 क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं और हमें सब करना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री से। ऑर्डर एंड डिग्री से करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। बेटा जैसे बहुत सीधा सा मैं एक एग्जांपल लूंगा, इससे सीधा एग्जांपल और कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं इसका सीधा एग्जांपल आप लोगों को ये बताऊंगा कि बेटा हमारे पास होता है अलजेब्राइक इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में, जिसमें x² - 3x + 2 = 0 ऐसे करके एक अलजेब्राइक इक्वेशन होती है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप कहते हैं सर x - 1 × x - 2 = 0 हो जाता है। तो हमारे पास x की वैल्यू सर या तो 1 आ रही होती है या तो 2 आ रही होती है ना। तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन जो होती हैं, अलजेब्राइक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो सर नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं वो? नंबर्स होते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। जैसे ये एग्जांपल अगर आप लोग देखोगे तो इस एग्जांपल के जो सॉल्यूशन होंगे, सबसे पहले ये क्या है सर? सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि सर इसमें कुछ डेरिवेटिव्स की मदद से एक इक्वेशन को लिखा गया है। डेरिवेटिव्स की मदद से इक्वेशन को लिखा गया है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन और मोर टर्म्स, ऐसे टर्म्स हो जिसमें इन्वॉल्व हो बेटा कौन? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ऑफ कौन? किसके बेटा? किसी एक वेरिएबल के विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ठीक है दोस्त, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं बेटा वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। हम कहते हैं कि सर ये d2y/dx² और 3dy/dx प्लस हमारे पास 2y लिखा हुआ है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है सर। इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसका पहला सॉल्यूशन हो जाएगा e⁻x हो जाएगा, इसका दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा e⁻2x हो जाएगा। ये दो सॉल्यूशन हमारे पास y के आ रहे होंगे। सर कैसे आए? यही तो सस्पेंस है भाई, यही तो सस्पेंस है। अभी नहीं बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। मैं यहां पर यह कहूंगा कि सर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे होते हैं सर? फंक्शंस होते हैं जिसमें e⁻x एक फंक्शन है, e⁻2x एक फंक्शन है। तो ये बात याद रखें कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं सर?
फंक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं? फंक्शंस होते हैं। किसी कार्टेशियन इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं सर? नंबर्स होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं सर? फंक्शंस होते हैं। ये मेजर बात हमें समझ में आती है। अब सर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरीकों के होते हैं ये हम लोग कैटेगराइज करते हैं इन दो चीजों से। किन दो चीजों से? ऑर्डर एंड डिग्री से। सर ऑर्डर और डिग्री क्या होता है भाई? ऑर्डर एंड डिग्री का मैं एग्जांपल के साथ अगर आप लोगों को बात समझाता हूं तो देखिए कितने आराम से आपको बात समझ में आएगी। मैंने कहा कि सर मैंने एक ऐसी इक्वेशन में लिखी जिसमें सिर्फ dy बाई डी एक्स प्लस मान लो एक्स वाई बराबर हमारे पास साइन एक्स लिखा हुआ, एक इक्वेशन ये लिख दिया। मैंने कहा सर एक इक्वेशन ऐसे लिख दिया जिसमें dy बाई डी एक्स का बच्चे होल स्क्वायर है और प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ऐसे करके लिख दिया, ये इक्वेशन लिख दी, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि सर हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स है बराबर हमारे पास साइन एक्स लिख दिया। सपोज कोई और फंक्शन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मैं साइन एक्स एक कॉमन पैटर्न में लेकर चल रहा हूं। या फिर आपको ऐसे मिल सकता है कि सर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का यहां पर आपको मिल रहा है होल स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, प्लस यहां पर आपको x dy बाई डी एक्स की पावर होल 3 मिल रही है, ठीक है सर, और बराबर ऐसे साइन x कोई फंक्शन मिल जाता है। ऐसे करके आपको डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको लिख कर दे रहा हूं। तो अब आपको ये समझना है कि सर डिग्री ऑर्डर क्या होता है सर? ऑर्डर होता है द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द हाईएस्ट वैल्यू n of which the nth order derivative present in the equation। सर nth order derivative का मतलब इसमें हमारे पास बच्चे इस वाली इक्वेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ dy बाई डी एक्स है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसके अंदर ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। सर इसके अंदर अगर मैं देखूं तो इसके अंदर dy बाई डी एक्स है, इसके अंदर dy बाई डी एक्स है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है सर? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, तो इसका मतलब इसके अंदर ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्त? इसके अंदर ऑर्डर हो जाएगा 1। इसके अंदर आप देखोगे सर डबल डेरिवेटिव मौजूद है और डबल डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इसका मतलब यहां पर ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्त? आप कहेंगे सर इस वाली इक्वेशन में ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे डबल डेरिवेटिव मौजूद है, तो सर इस वाले में ऑर्डर कितना हो जाएगा? इस वाले में ऑर्डर हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर तो सर समझ में आ गया, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। चलिए फिर डिग्री क्या होती है सर? डिग्री की बात करें तो डिग्री इज द एक्सपोनेंशियल पावर, डिग्री इज द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की एक्सपोनेंशियल पावर को डिग्री बोलते हैं। यानी सर अगर मैं इसमें देखूं तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी पावर कितनी है सर? इसकी पावर 1 लिखी हुई है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी दोस्त? इसकी डिग्री हो जाएगी आपके पास 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1। आप देखोगे सर dy बाई डी एक्स यहां पर भी मौजूद है, dy बाई डी एक्स यहां पर भी मौजूद है, तो सर इनमें से किसकी पावर देखें? तो बेटा जो ज्यादा पावर है उसको देखो, तो आप कहोगे सर ये वाला पावर को अगर मैं नोटिस करूं तो इसकी वजह से डिग्री कितना हो जाएगा सर? यहां पर डिग्री हो जाएगा 2, क्योंकि इसकी पावर कितनी है सर? 2 पावर है ना? 2 पावर है। डन जी। यहां देखेंगे सर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी पावर कितनी है सर? 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर पावर 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा सर? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। यहां पर सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है और इसकी पावर 2 है, तो यहां से हमें समझ में आता है कि सर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। यानी ये सबसे पहले आप लोगों को डिग्री डिफाइन, ऑर्डर डिफाइन करना आना चाहिए, ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन करना आना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन होती है बेटा, एक छोटी सी कंडीशन होती है, उसको हम लोग थोड़ा सा यहां पर पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि सर द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। कभी कभी नॉट डिफाइंड होती है डिग्री जब नॉन रिमूवेबल डिफरेंशियल कुछ ऐसे हो जो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन की तरह बिहेव कर रहे हो। नहीं समझ में आया? मैं आपको समझाता हूं बेटा। कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में सोचिए जिनमें आप लोग कोई वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो और फिर आंसर निकालते हो। जैसे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे sin x हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शंस जैसे log x हो गया, इनवर्स फंक्शंस जैसे tan इनवर्स फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर में x हो गया। ये कहता है कि सर अगर हमारे पास साइन के अंदर x ना होकर साइन के अंदर कोई डिफरेंशियल मौजूद होता dy बाई डी एक्स, ठीक है, लॉग के अंदर डिफरेंशियल होता लॉग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, टैन के अंदर कोई और डेरिवेटिव होता, टैन इनवर्स में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d3y बाई डी एक्स क्यूब होता,
या फिर e की पावर में फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो आप ऐसे लिखते, ऐसे करके अगर हमारे पास कोई टर्म्स होती, ठीक है, ऐसे करके टर्म्स होती और इनको मैं नॉन रिमूवेबल बोल दूं कि मैं इनको हटा नहीं सकता, तो उन सच कंडीशंस में क्या हो जाएगा दोस्त, उन सच कंडीशंस में आप बोलोगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इस बात को समझाता हूं, आप देखिए कैसे समझना है। हमने कहा सर एक एग्जांपल के अंदर, एग्जांपल नंबर 1 और 2 में ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हमने कहा सर साइन इनवर्स के अंदर मैंने डबल डेरिवेटिव डाला हुआ है और इस तरफ मैं माइनस के एक्स वाई बराबर 0 लिख देता हूं, ठीक है, माइनस के एक्स वाई बराबर 0 लिख दिया। 0 की जगह बेटा आप चलो साइन एक्स लिख दो। क्या लिख दो सर, साइन एक्स लिख दो। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं यहां से ऐसे कहूं कि मैं d2y/dx² की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास साइन एक्स में जाके एक्स वाई तो मल्टीप्लस हो गया और सर ये साइन इनवर्स इधर जाकर साइन में बदल गया। तो अब आप कहेंगे कि सर पहले क्या हो रहा था, पहले साइन इनवर्स के अंदर एक डिफरेंशियल आ रहा था जो हमें थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था कि सर इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होनी चाहिए जैसा कि आपने बताया। लेकिन सर अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर करता हूं, ठीक है, और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, तो अब साइन के अंदर बेटा कोई भी डिफरेंशियल नहीं आ रहा है, वो एक फंक्शन आ रहा है। इट इज नॉट ए डेरिवेटिव, इट इज अ फंक्शन। तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कहूंगा इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। सर हमारे पास ऑर्डर जो है वो तो इसका 2 हो जाता है ना, ऑर्डर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इसकी पावर कितनी है सर, पावर 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाती है दोस्त, डिग्री हो जाती है हमारे पास 1 हो जाती है। डन। दूसरा एग्जाम्पल देखो दोस्त, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेकर चलूंगा तो उसके अंदर आपके पास सपोज कीजिए ये साइन इनवर्स में d2y/dx² दिया जा रहा है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस तरफ बेटा माइनस के एक्स वाई दे देता है और यहां पर बच्चे आपको dy/dx दे देता है। क्या दे देता है, सपोज करो ऐसे वो dy/dx दे देता है, वहां पर एक डिफरेंशियल दे देता है। तब आप ये कहोगे कि सर अब अगर मैंने यहां से d2y/dx² की वैल्यू को निकालने की कोशिश करी तो सबसे पहले तो सर dy/dx में जाके कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस हो जाएगा सर, कौन, वो भी एक्स वाई प्लस हो जाएगा। और फिर साइन इनवर्स को इधर भेज देंगे तो सर ये साइन बन जाएगा। अब आप यहां पर खुद से सवाल पूछोगे कि सर साइन इनवर्स के अंदर एक डिफरेंशियल आ रहा था, हाँ सर आ रहा था। तो यहां पर साइन के अंदर एक डिफरेंशियल आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। सर इधर से भी नहीं हटा उधर से भी नहीं हटा, तो ये हटने का ही नहीं है, ये हटने का ही नहीं है। तो अगर ये नहीं हट रहा है तो अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है। सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो जाएगा 2। लेकिन सर इसकी डिग्री जो है वो हम लोग बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे दोस्त, नॉट डिफाइंड बोलेंगे, क्योंकि सर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये कभी भी बन नहीं सकता है, इसका ओरिजिन ही गलत है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने बोला दोस्त, क्या बोला, नॉन रिमूवेबल। क्या बोला दोस्त, नॉन रिमूवेबल, यानी जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता हो, जिस कंडीशन को आप लोग हटा नहीं सकते हो। इसमें तो सर हट गया ना, इसमें नहीं हट पा रहा है, यहां साइन इनवर्स के अंदर आ रहा है, यहां साइन के अंदर आ रहा है। सर यहां पर हमारे पास डिफरेंशियल नहीं आया, तो ये नॉन रिमूवेबल की कंडीशन हो जाती है कि सर इसमें हम लोग नहीं हटा पा रहे हैं, तो डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। सो ये चीज हम लोग ध्यान रख सकते हैं दोस्त, ठीक है। अब सर हमें इसमें और क्या ध्यान रखना है, हमें इसमें और ये ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल तो ले चुके हैं, चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और फटाफट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। यहां देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि सर इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा d3y/dx³ है जिसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। और हमारा डिग्री कितना हो गया सर, डिग्री हमारा इसमें 2 हो गया। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप देखेंगे तो सर ये हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन सर साइन के अंदर एक डिफरेंशियल आ रहा है, ये तो गड़बड़ कर देगा। तो हम लोग इसे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब अगर मैं इसमें से बेटा इसको इधर ले आता हूं तो आपके पास साइन क्या आ जाएगा, साइन d2y/dx² इस तरफ आ जाएगा, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरफ क्या रह जाएगा बच्चे, इस तरफ आपके d4y/dx की पावर 4 आ जाएगा जिसकी पावर 3 है, प्लस ट्वाइस ऑफ dy/dx आ जाएगा और प्लस के 3y आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से इसके डिफरेंशियल वाली कंडीशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो यहां तो d2y/dx² आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है दैट इज d4y/dx की पावर 4,
की होल पावर बेटा 3 प्लस ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y, यहां पर आ जाएगा तो बेटा ये साइन इनवर्स बन जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर यहां पे देखो साइन के अंदर आ रहा था, यहां पर साइन इनवर्स के अंदर आ रहा है, तो सर ये नॉन रिमूवेबल वाली केस हो गई, और नॉन रिमूवेबल वाला केस है तो भाई मैं यहां पर इस क्वेश्चन में देखूंगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो सर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है, यानी इस क्वेश्चन का ऑर्डर तो 4 हो गया, लेकिन डिग्री जो है बेटा वो 3 मत लिखना, डिग्री आपकी इस क्वेश्चन में नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ये चीज आपको आंखें खोल कर रखनी है दोस्त, ये आंखें खोल कर रखनी है। इस वाली कंडीशन में देख लेते हैं, इस वाली कंडीशन में सर कॉस इनवर्स के अंदर आ रहा है, तो मैं अगर ऐसे सॉल्व कर लेता हूं कि ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर xy हो जाता है, तो सर कॉस इनवर्स को उधर भेजूंगा तो ये कॉस ऑफ xy हो जाएगा। सर ये तो हट गया, ठीक है, इसे हटाया गया। सर हटाने पर यहाँ पर कॉस के अंदर कोई डिफरेंशियल नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ दोस्त, क्या बोल सकता हूँ कि सर इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 2 है, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। सर इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई, क्योंकि इसकी पावर कितनी है दोस्त, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री हमारे पास 1 हो जाती है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो भाई, ऑर्डर एंड डिग्री से हम लोगों ने जान पहचान कर ली। अब बच्चा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अगली चीज, उस अगली चीज के लिए थोड़ा सा तैयार रहें, मैं आपको समझाता हूं कि क्या उसमें मजेदार चीज है। भाई मजेदार चीज ये है कि सपोज कीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, सपोज दिस इज द वाई एक्सिस, ओके। नाउ आई वांट टू ड्रॉ अ सर्कल। सर आप ड्रॉ करो। बच्चे एक सर्कल जो कि ओरिजिन पर उसका सेंटर अगर रखा हुआ है तो ये सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। मैंने कहा कि सर ओरिजिन पर सर्कल ऐसा ही आपने क्यों बनाया, आप थोड़ा सा बड़ा भी तो बना सकते थे, तो आप ऐसा सर्कल बना सकते थे जिसका ओरिजिन पर सेंटर रखा हो, लीजिए आप ऐसा बना सकते थे। सर आप एक ऐसा सर्कल बना सकते थे जो कि ओरिजिन पर हो, लेकिन हो सकता है पहले वाले से थोड़ा सा छोटा हो, तो वो ऐसे करके बन सकता था मेरे दोस्त। हाँ जी, आप कहोगे हाँ सर ये ऐसे करके बन सकता था। तो इन सभी सर्कल की खास बात क्या है, इन सभी सर्कल को हम लोग बोलेंगे कि इनका सेंटर कहाँ रखा है सर, ओरिजिन पर। इनका सेंटर कहाँ रखा है दोस्त, ओरिजिन पर रखा हुआ है। और अगर इनका सेंटर ओरिजिन पर रखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे इनको फैमिली ऑफ सर्कल्स। क्या बोलेंगे दोस्त, फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलेंगे। और इन फैमिली में खास बात क्या है सर, हुज सेंटर लाइज एट ओरिजिन, ठीक है, जिनके सेंटर कहां पर लाई करते हैं सर, ओरिजिन पर लाई करते हैं, इनको हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलेंगे। तो सर इन फैमिलीज में डिफरेंस क्या है, इन फैमिली में डिफरेंस ये है कि बेटा पहले वाले का रेडियस r1 है, दूसरे वाले का रेडियस r2 है, तीसरे वाले का रेडियस r3 है, यानी डिफरेंट रेडियस के हैं। तो सर अगर मैं कोनिक सेक्शंस की मदद लेके इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा सर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि सर अगर मैंने रेडियस की वैल्यू 1 ली तो शायद ये वाला सर्कल बनेगा, रेडियस की वैल्यू 2 ली तो बाहर वाला सर्कल, और रेडियस की वैल्यू 3 ली तो सबसे बाहर वाला सर्कल बनेगा। यानी r जो है बच्चे यहां पर कहलाता है आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या कहलाता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहलाता है। इसका काम क्या होता है सर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का बड़ा बढ़िया सा नाम है, बोलने में बड़ी तकलीफ सी हो रही है, लेकिन इसका काम क्या है बेटा, इट डिसाइड्स, ठीक है, इट डिसाइड्स द शेप एंड द साइज ऑफ द कर्व, शेप एंड साइज ऑफ द कर्व। बेटा जो भी कर्व आप लोग बना रहे हो उसका शेप या फिर साइज कैसा होगा, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिसाइड करता है। यानी इसमें सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो है r। यानी अगर आप r की वैल्यू को बदल देते हैं तो सर्कल बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। तो सपोज करो सर कोई ऐसा इक्वेशन बताओ ना जिसके अंदर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हो, तो भाई है, वो भी है, बिल्कुल बताऊंगा, जरा ध्यान से देखो भाई, पूरे गौर से देखो। हमने कहा सर ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, जी बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया सर, ये वाई एक्सिस हो गया। अब मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं तो बेटा, मैं चाहूं तो मैं एक ऐसा एलिप्स बना सकता हूं, यूं करके एक एलिप्स बना सकते हैं। जी सर बना तो सकते हैं। आप चाहते तो बेटा आप एक ऐसा एलिप्स बना सकते थे तो इससे थोड़ा बड़ा होता, लेकिन शायद थोड़ा मोटा होता, ऐसा करके ऐसा एलिप्स बना सकते थे, यूं करके, है ना, जिसका सेंटर अभी भी कहाँ रख रहा हूं बेटा, ओरिजिन पर रख रहा हूं। आप ऐसा एलिप्स बना सकते थे बेटा, आप ऐसा एलिप्स भी तो बना सकते थे जो शायद थोड़ा छोटा हो और बिल्कुल पतला सा एलिप्स हो, ऐसे करके यूं वाला एक एलिप्स भी तो बना सकते थे। तो सर ये सारे के सारे एलिप्सेस जो हैं ये फैमिली ऑफ एलिप्सेस कहलाएंगे। अब क्या कहलाएंगे दोस्त, फैमिली ऑफ एलिप्सेस कहलाएंगे, ठीक है।
जिसकी खास बात क्या है सर, इसकी खास बात यह है कि सेंटर कहां पर है सर, सेंटर ओरिजिन पर रहेगा और फोकस कहां पर होगा बेटा, फोकस ऑन एक्स एक्सिस होगा। इनकी खास बात क्या है, फोकस ऑन एक्स एक्सिस होगा। तो सर इस तरीके फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए, सॉरी फैमिली ऑफ एलिप्सिस के लिए अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूंगा तो आप कहेंगे सर एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। सर ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करते हुए। तब आप कहोगे कि सर इसके अंदर ना दो दो, कौन कौन सर, दो दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। सर दो दो कैसे हैं, ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं बेटा? अगर आप लोगों ने कोनिक सेक्शंस को अच्छे से पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू को बड़ा करूंगा मेरा एलिप्स एक्स एक्सिस में फैलेगा, जैसे जैसे मैं वाई की बी की वैल्यू को बड़ा करूंगा वैसे वैसे वो वाई एक्सिस में फैलेगा। यानी सर अगर मैं ए और बी दोनों की वैल्यूज को बदलता हूं तो हो सकता है ये एलिप्सिस के शेप में चेंज आए, साइज में भी चेंज आए, शेप में भी चेंज आए। तो यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी हैं, तो देयर आर टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स। वो कौन कौन से बेटा, एक ए है और एक बी है। यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है बेटा, सिर्फ हमारे पास आर है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसके अंदर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं। क्या करें सर इनका, बेटा इनसे हमें ये करना होता है कि इन फैमिली ऑफ कर्व्स का अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। तो सर उससे क्या करेंगे, उससे हम लोग ये वाली लाइन बेटा आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, जहां भी नोट अगर आप बना रहे हो तो ये लाइन लिख लीजिएगा कि सर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स is equals to order of differential equation, order of differential equation। यानी सर जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे उतनी ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होगी, उतनी ही ऑर्डर होगी। अब हमें क्या करना होता है बेटा, अब हमें इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को बनाना सीखना होता है। ठीक है, कैसे बनाना सीखना होता है ये बात आप नोट कर लीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलिए बात अगर यहां तक समझ में आती है तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं, यहां पर आप इस बात को समझिए। क्या कह रहा है कि सर फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स विच टचेस द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। क्या बोल रहा है सर, एक ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात करिए जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है। अच्छा जी, तो ये ऐसे हो जाएगा, हाँ सर, और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया जी, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, अब मैं सर्कल्स बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त। एक सर्कल बच्चे आप ऐसे बना सकते थे जो कि ऐसे एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा हो, जी सर ऐसे बन सकता था, है ना बच्चे। आप एक सर्कल ऐसे बना सकते थे जो कि ओरिजिन को ऐसे करके टच कर रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा सर्कल ओरिजिन पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सर ये रहा, है ना। सर आप एक सर्कल ऐसे छोटा भी तो बना सकते थे, थोड़ा सा छोटा बना सकते थे जो ओरिजिन पर इस सर्कल को क्या कर रहा हो, ओरिजिन पर टच कर रहा हो ये सर्कल एक्स एक्सिस को, जी सर बिल्कुल बात समझ में आती है। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स हो गए। अब इस फैमिली ऑफ सर्कल में खास बात क्या है सर, इसमें से किसी एक सर्कल को हम लोग अपने पढ़ाई के लिए रखते हैं, सबको नहीं ड्रॉ करते हैं। हमने कहा सर एक सर्कल को रखते हैं, ये लीजिए एक सर्कल को हम लोगों ने रखा। अब इसकी खास बात क्या होगी, इस सर्कल को देख के आप कहोगे कि सर इसका सेंटर जो होगा ना वो वाई एक्सिस पर आएगा। सर अगर इसका रेडियस हम लोगों ने r मान लिया तो ये कोऑर्डिनेट जो होगा ये 0,r हो जाएगा, है ना, ये 0,r हो जाएगा। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस r का स्क्वायर बराबर हमारे पास r का स्क्वायर आ जाएगा। दिस विल बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वाई आर आ जाएगा इक्वल्स टू, नहीं प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा पहले और फिर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल कर दें, काट दो बेटा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गए। तब आप यहां से मुझे कह सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास 2yr आ जाएगा, ऐसे करके कोई इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है जिसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अगर मैं आपको नोट कराऊं तो आप कहेंगे सर ये r जो है ये मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यानी जैसे जैसे आप रेडियस बदलोगे वैसे वैसे सर सर्कल का जो साइज है वो बदलता जाएगा, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया।
अब जब हमारे पास r एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे क्या समझ में आता है कि सर ऑर्डर कितना होना चाहिए, ऑर्डर सर 1 होना चाहिए। ऑर्डर 1 का मतलब क्या होता है, ऑर्डर 1 का मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बनाना चाहता हूं तो मैं सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? ऑर्डर 1 का मतलब मैं सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव कर सकता हूं बेटा, मैं एक से ज्यादा बार नहीं कर सकता। तो बच्चा गलती कहां करता है, बच्चा गलती करता है कि इसी फंक्शन को, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है। इसको डिफरेंशिएट करता है तो वो कहता है कि सर 2x आ जाएगा प्लस 2y y डैश आ जाएगा और इधर बेटा 2r y डैश आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे दोस्त, एक तरीका तो ये है, इससे आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा कि आप यहां से r की वैल्यू निकालकर वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं आप इससे बेहतर तरीके में जा सकते हैं। कैसे? आप यहां पे क्या करें बच्चे, आप r की वैल्यू को निकाल लें, इस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल लें। तब आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं 2y नहीं लिखना चाहता हूं तो मैं 2 को इधर लिख देता हूं क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो y हो जाएगा सिर्फ यहां पर। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल बात समझ में आती है। अब डेरिवेटिव करिए बेटा, देखो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया 0, आपका आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया गायब, यही हमारा मोटिव होता है। यहां पर आप लोग लगा दोगे क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल की वजह से डिनोमिनेटर हो जाएगा स्क्वायर, इसका कर दोगे डेरिवेटिव तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 2y y डैश हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखोगे तो यहां पर सिर्फ y डैश आ जाएगा, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। सर ये वाई स्क्वायर इसमें जाके मल्टीप्लाई तो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो जाएगा भाई, सोचा है तो बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बन जाती है सर, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बन जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ। फिर आपके पास बेटा आ जाएगा 2y स्क्वायर वाई डैश आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त, प्लस 2y स्क्वायर वाई डैश आ जाएगा। लास्ट वाली टर्म में देखेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर वाई डैश आ जाएगा और माइनस के वाई स्क्वायर वाई डैश आ जाएगा। ठीक है जी, और ये बराबर हमारे पास 0 के चल रहा है। ठीक है सर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हुई तो हमारे पास प्लस के वाई स्क्वायर वाई डैश आ जाएगा, यानी 2xy प्लस हम लोग का सर वाई स्क्वायर वाई डैश आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश आ जाएगा। तो वाई डैश को कॉमन लेने के बाद ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर आप नोट करोगे कि इसके अंदर आप नोट करोगे देयर इज नो आर्बिट्री कांस्टेंट, देयर इज नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो बेटा मैं बार बार फिर से ये बात बोल रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग उसे बोलते हैं जिसके अंदर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। तो हमारा टारगेट ये होता है कि ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट हमें दिया गया है इसे हमें किसी भी तरीके से गायब करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। तो क्या सर इतना लंबा सवाल आ सकता है? हाँ बेटा, चांसेस तो आ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं इसके, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं सो दैट आप इसमें थोड़ा सा मास्टर कर सकें। लेकिन बहुत ज्यादा सवाल आपके नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं, ये भी सच है ना, ये भी सच है। तो भाई ये बात समझ में आ गई आपको क्या करना है। यहाँ पर हमें एनसीईआरटी पे थोड़ी सी मेहनत करनी है। बेसिक बात क्या होती है सर, हमें किसी भी तरीके से ये आर्बिट्री कांस्टेंट जितने भी हैं, अगर एक है तो एक बार डिफरेंशिएट करके गायब करना है, अगर दो हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करके गायब करना है। लेकिन करना गायब है सर, करना हमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स को गायब है, तभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो मेरा आंसर बन जाएगा। डन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो बेटा आपके मन में दो सवाल आने चाहिए कि सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्त? इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? डिग्री हो जाएगी 1। बिल्कुल सर, बिल्कुल बात समझ में आती है। क्या सर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को विदाउट डिफरेंशिएटिंग, क्या मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को विदाउट डिफरेंशिएटिंग ऑर्डर और डिग्री बता सकता था? भाई देखो इसको कैसे बता सकते थे, मैं आपको फिर से एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, इस चीज को समझो कि ऑर्डर एंड डिग्री में विदाउट डिफरेंशिएटिंग बता सकता था। कैसे? अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2y के बराबर आ रहा है ना, तब आप कहोगे, आप अपने आप से दो सवाल पूछना। अब आप दो सवाल पूछना अपने मन में, वो ये कि सर पहला सवाल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? आप कहोगे सर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर तो एक ही है, तो इसका मतलब सर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास ऑर्डर के बराबर होता है, तो यानी सर ऑर्डर तो आ गया 1। हा, ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट तो समझ में आ गया,
अब हमारे पास यहां पर उस आर्बिट्री कांस्टेंट की पावर कितनी है, पावर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, पावर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो कितनी आ रही है सर, वो यहां पर आप देखोगे कि सर इसकी पावर 1 है, तो हमारे पास डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, इस वाली इक्वेशन में डिग्री 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, डिग्री हो जाएगा 1। तो सर क्या ये हर जगह पे काम करेगा, क्या ये हर जगह पे काम करेगा, क्या ये हमारे लिए जानना जरूरी है? हाँ बेटा ये काफी जगह पर काम करेगा, लेकिन आपका एक एलिप्स की इक्वेशन में जो है वो थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को एलिप्स की इक्वेशन के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सिखा देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा क्या हम इसमें ये जुगाड़ लगा सकते हैं। सर एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1 होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, दिस इज इक्वल्स टू 1। ओके जी। अब अगर मैं यहां से बात करूं कि सर मैं इसको डेरिवेटिव करना चाहता हूं, मेरे पास यहां पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, आप लोग देख पा रहे हो ना बच्चे, आपका ए और बी दोनों के दोनों मेरे कौन है बेटा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। ए और बी, ए का स्क्वायर हो रहा है और बी का भी स्क्वायर हो रहा है, दीज आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ओके जी। तो हम कहेंगे सर एक बार डेरिवेटिव करने पर हमारे पास बन जाएगा 2x अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारे पास 2y y डैश अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू बेटा 0 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब सर मैं एक बार और डेरिवेटिव कर सकता हूं इनको गायब करने के लिए। तो अब की बार अगर आप डेरिवेटिव करोगे दोस्त, अब की बार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर, अब की बार अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मैं यहां पर पहले 2x अपॉन में ए स्क्वायर बराबर माइनस के 2y y डैश अपॉन में बी स्क्वायर अगर लिख लेता हूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और मैं कहूंगा सर y y डैश अपॉन में x जो होगा वो मेरे पास माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर आ जाएगा। अब करिए डिफरेंशिएट बेटा। अब अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लग जाएगा अपना क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल लगेगा तो सर नीचे वाले फंक्शन का हो जाएगा स्क्वायर, ऊपर वाले फंक्शन का y y डैश का डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश का हो जाएगा स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्त, y डैश का हो जाएगा स्क्वायर माइनस y y डबल डैश हो जाएगा, सॉरी प्लस y y डबल डैश इनटू में बच्चा x आ जाएगा, माइनस माइनस फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा यानी y y डैश एज इट इज रहेगा, और सेकंड फंक्शन x उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, यानी आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर को इसमें जाके मल्टीप्लाई कर दें, कर दो भाई, बिल्कुल कर दो। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स वाई वाई डबल डैश हो जाएगा। ठीक है जी, एक्स वाई वाई डबल डैश हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर यहां पर हमारे पास अगला टर्म जो होगा वो प्लस में एक्स वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास माइनस के वाई वाई डैश बराबर 0 आ रहा है, और आप देखेंगे कि सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचा, यानी यही मेरा आंसर होना चाहिए। तो इसको देखकर आप कहोगे सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो y डबल डैश है, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया सर 1 हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, लेकिन इसकी पावर कितनी है सर, डिग्री हमारी 1 हो जाती है। डिग्री कितनी हो जाती है दोस्त, डिग्री हमारे पास 1 हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझिए मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट बात को यहां पर समझना हमारे लिए जरूरी है। क्या जरूरी है सर, क्या जरूरी है, देखो यहां पर a का भी स्क्वायर हो रखा था, यहाँ b का भी स्क्वायर हो रखा था, यानी कि सर अगर मेरी ऑर्डर 2 चल रहा है तो डिग्री इन दोनों में 1 1 करके बटेगी, 1 1 करके बटेगी, क्योंकि सर यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट से दोनों को एक एक करके मिल जाएगी। और इस बेसिस पे हम लोग डायरेक्टली निकाल कर देख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे करके भी जा सकते हैं फॉर बीइंग श्योर, फॉर बीइंग 100% श्योर आप इस तरीके से भी निकाल कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए दोस्त, लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। विदाउट प्रैक्टिस आप गलत कर सकते हो बेटा, ये चांसेस ना ले तो ज्यादा बेहतर है। मैं अभी के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप इसके लिए प्रैक्टिस करें कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी कैसे, और फिर उसके बाद आप ऑर्डर एंड डिग्री बताएं। अगर हमारे पास ऑर्डर 1 आता है दोस्त, अगर हमारे पास ऑर्डर 1 आता है तो आप उस केस में विदाउट एनी झिझक क्या निकालें, आप विदाउट एनी झिझक निकाल सकते हैं दोस्त, क्या चीज, डिग्री निकाल सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में बेटा आप लोग प्रैक्टिस करें तभी आप निकालें, वरना ना निकालें, इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके निकालें। चलिए यहां से आगे चलते हैं सर। यहां से आगे चलेंगे तो बेटा एक नई चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये कहता है कि सर अगर हमारे पास कोई ऐसे फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है, ऐसे फॉर्मेट में, अगर ऐसे फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है तो सर हम लोग कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें, जिसमें y डबल डैश को बेटा मैं r स्क्वायर लिख दूंगा,
जिसमें y डैश को मैं क्या लिख दूंगा सर, मैं r लिख दूंगा, और जहां पर y को मैं क्या लिख दूंगा बेटा, 1 लिख दूंगा। ये छोटे से चेंजेस अगर आप करते हैं तो ये इक्वेशन जो है बेटा ये इस अलजेब्राइक इक्वेशन में बदल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस कैसे हैं ये हमारे लिए मैटर करता है। ये कहता है कि अगर हमारे सॉल्यूशंस रियल एंड डिस्टिंक्ट हुए, अगर हमारे सॉल्यूशंस रियल एंड सेम हुए, अगर हमारे सॉल्यूशंस जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हुए, कुछ भी हो सकता है सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड सेम एंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आराम से मेरी बात को समझे बेटा, जाने इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि सर अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हुए तो हमारे सॉल्यूशन जो होंगे वो e की पावर ax या फिर e की पावर bx के फॉर्म में होंगे, अगर मेरे रूट्स a और b हुए, ठीक है। अगर रियल और सेम हुए तो बेटा e की पावर ax तो लेना ही है, इधर बच्चे e की पावर ax लिखा होना चाहिए, तो e की पावर ax के साथ हम लोग एक x को और मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा ये चीज। साथ में यहाँ पर हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स है तो बेटा रियल पार्ट से e की पावर ax आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से cos bx और sin bx आ जाएगा, और यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास रहेगा। हो सकता है कि आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया है, तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूं दोस्त। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे लिए काफी होगा। हमने कहा कि सर हमारे पास d2y/dx², या फिर मैं ऐसे लिखना चाहूंगा कि y डबल डैश माइनस के 3y डैश प्लस के 2y बराबर आपको 0 दिया जा रहा है। एक इक्वेशन में बेटा y डबल डैश माइनस के 4y प्लस के 4y डैश प्लस के 4y बराबर 0 दिया जा रहा है। एक इक्वेशन में बच्चे आप लोगों को y डबल डैश माइनस के 4y डैश प्लस के 5 आप लोगों को दिया जा रहा है इक्वल टू 0 दिया जा रहा है, ठीक है। ये 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इन 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस के आप बना लो बेटा इनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैसे कि आप बना लोगे कि सर ये r का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस के 3r हो जाएगा, और ये प्लस 2 इंटू 1 0 हो जाएगा। इसका बन जाएगा r का स्क्वायर माइनस के 4r प्लस के 4 बराबर 0 बन जाएगा। इसका बन जाएगा r का स्क्वायर माइनस के 4r प्लस के 5 बराबर 0 बन जाएगा। सो यू कैन से दैट कि सर मैं इसे फैक्टराइज करके r माइनस 1 इंटू में r माइनस 2 बराबर 0 लिख सकता हूं, है ना। तो आपके पास r की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी या फिर r की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो सर रूट्स जो है वो हमारे रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। यहां पर सॉल्व करोगे तो बेटा ये r माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर r की वैल्यू 2 बार लिखनी होगी, लेकिन है सर दोनों में सेम रूट्स हो जाएंगे, ठीक है जी। यहां पर लिखोगे तो बेटा आप कहोगे सर ये r माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपके पास r की वैल्यू जो होगी वो 2 प्लस माइनस आयोटा के बराबर हो जाएगी। सर ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कहां से आया, है ना। ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कहां से आया। ये आप लोगों का टैलेंट होना चाहिए कि आप ये चीज डायरेक्टली निकाल सको, आपको पूछना ना पड़े। चलो अब सर अब क्या करें। अब बेटा हमने कहा कि सर रूट्स डिफरेंट हैं, रूट्स डिफरेंट है तो हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे ना दोस्त, वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे सर। पहला सॉल्यूशन होगा y बराबर सम कांस्टेंट a, ठीक है। e की पावर बेटा अगर मेरे पास 1 है तो e की पावर 1x हो जाएगा। मेरा दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा सम कांस्टेंट b, e की पावर बेटा 2 आ रहा है तो ये 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 2x हो जाएगा। सर सेम चीज यहां पर लगा दो। यहां पर अगर मैं लिखूंगा सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस वाले कंडीशन में सर मेरे पास पहला सॉल्यूशन होना चाहिए सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई e की पावर बेटा 2 आ रहा है तो 2x लिख दो, ठीक है जी। और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सम कांस्टेंट b, e की पावर बेटा 2x आ रहा है तो 2 आ रहा है तो 2x लिख दो। लेकिन सर ये दोनों सॉल्यूशन तो सेम हो जाएंगे। अब a और b कांस्टेंट ही तो है, फंक्शन तो सेम हुआ। तो सर इसमें डिफरेंस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक्स्ट्रा x इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस ये ध्यान रखना, एक एक्स्ट्रा x हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट इस वाली कंडीशन में अगर मैं आप लोगों से सॉल्यूशंस ऑफ डी की बात करूं कि इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्यूशंस क्या क्या होने चाहिए, तो आप कहेंगे सर इसमें रियल पार्ट हमारा 2 है और कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारा 1 है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट हमारा 1 है। मैं फिर से लिख रहा हूं बेटा, रियल पार्ट ऑफ r हमारे पास क्या है सर 2 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ r हमारे पास क्या है सर 1 है।
इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 1 है, या फिर आप प्लस माइनस 1 कह लो, कोई परेशानी नहीं बेटा, आप प्लस माइनस 1 कह लो, ठीक है, प्लस माइनस 1 है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सर हमारे जो सॉल्यूशंस होने चाहिए वो y बराबर होना चाहिए, पहला सॉल्यूशन सम कांस्टेंट a e की पावर बेटा रियल पार्ट यानी 2x हो जाएगा, तो दूसरा सॉल्यूशन बेटा सम कांस्टेंट b e की पावर 2x हो जाएगा। लेकिन सर एक बार +1 आ रहा है कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी पार्ट में, तो आप इस कंडीशन में cos x लिख दोगे, और एक बार -1 आ रहा है तो दूसरे केस में बेटा आप sin x लिख दोगे। सर क्या होता अगर यहाँ पर 3 लिखा होता, ±3 लिखा होता, तो आप cos 3x sin 3x लिख रहे होते। दिस इज द बेसिक आइडिया, ये आपको लगाना है, ये एक तरीके से ट्रिक मैंने आप लोगों को दे दिया है, सो दैट आपको इस तरीके का सवाल आए तो आप चुटकियों में आंसर निकालें, ना कि अपना समय व्यर्थ करें, ठीक है। तो मैं आपको इसका एप्लीकेशन जरूर दिखाऊंगा, अभी के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ जैसा आपको बताया जा रहा है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, यहां पर आप देख सकते हैं जैसे आप इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के फंक्शंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं, तो आपको बताना है कि इनके डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होंगे। लगाओ चुटकियों में सवाल, आप इसे खुद से एक बार बनाकर देख लेना, जो आंसर आ रहा होगा ना आप एक बार खुद से बनाकर देख लेना कितना समय लगेगा। अगर मैं इसमें सारा का सारा डायरेक्ट आपको आंसर निकालने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि भाई इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा y डबल डैश माइनस के 5y डैश प्लस के 6y बराबर 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा सर, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा y डबल डैश माइनस के 4y डैश प्लस के 4y बराबर 0 हो जाएगा। दिस विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर कितना हो जाएगा सर, इसकी कंडीशन में हो जाएगा ये हमारे पास 2, ठीक है, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर, और x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 4x प्लस 4 और प्लस 4 माइनस 9 यानी -5 हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ पर आ जाएगा y डबल डैश माइनस के 4y डैश माइनस के 5 बराबर 5y बराबर 0 हो जाएगा। सर आप कैसे लिख पा रहे हो, यही तो मजा है, यही तो मजा है बेटा, यही तो चमकाने की चीज होती है। यहाँ पर बेटा a cos 3x और b sin 3x आ रहा है, इसका मतलब y डबल डैश माइनस के 9y प्लस के 9y बराबर 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही होगी। सर इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स खाए गए हैं, तो वो खाए गए स्टेप्स आप लोगों के सामने अब मैं खोलूंगा एक एक करके, जरा ध्यान से देखिएगा, यही सबसे मजेदार पार्ट है। हमने कहा सर इसमें e की पावर 2x आ रहा है और e की पावर 3x आ रहा है, यानी हमारे पास r की वैल्यू जो थी सर वो या तो 2 आ रही होगी या तो हमारे पास 3 आ रही होगी। तो इसका मतलब सर r माइनस 2 और r प्लस माइनस 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। इसको वापस से डिफरेंशियल इक्वेशंस में मैंने बदल दिया। अरे वाह, मजा आया, आना भी चाहिए। आगे देखो, यहां सर e की पावर 2x आ रहा है, यहां भी e की पावर 2x आ रहा है, तो इसके साथ एक और x आ रहा है। इसका मतलब सर हमारे पास r की वैल्यू 2 आई होगी और दूसरे वाले r की वैल्यू भी 2 ही आई होगी। सो इसका मतलब सर r माइनस 2 मल्टीप्लाई r माइनस 2 जो होगा वो 0 हो जाएगा। सो r का स्क्वायर माइनस के 4r प्लस के 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसे वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल दिया। अरे वाह सर, वाह वाह वाह, है ना, बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो दोस्त, आगे देखो इसको, आगे देखो, चलो यहां पर सॉल्व करते हैं। सर इसमें हमारे पास e की पावर 2x आ रहा है, cos के साथ 3x आ रहा है, sin के साथ 3x आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर हमारे पास r की वैल्यू एक तो 2 होगी, और सर cos और sin के साथ 3 आ रहा है, इसका मतलब प्लस माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। ये मेरे रूट्स हो जाएंगे। तब आप कहेंगे सर r माइनस 3 का जो r माइनस 2 का जो स्क्वायर होगा वो सर हमारे पास प्लस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सर इसका स्क्वायर हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस के 4r माइनस के प्लस के 4 और प्लस के 4 माइनस के 9 इधर कर देंगे बेटा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर माइनस 9। तो बेटा मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी, कैलकुलेशन एरर, हैं जी, कैलकुलेशन एरर। सर आप भी कैलकुलेशन एरर करते हो, करते हैं भाई। तो यहाँ पर माइनस के प्लस के 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के 9 आ जाएगा, तो प्लस के 13 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो बच्चे, प्लस के 13 अगर आ रहा है तो ये प्लस के 13y बराबर 0 बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो फाइनली आप लोगों को सिर्फ सर कोसाइन और साइन मिल रहा है, यानी हमारे पास रियल पार्ट नहीं है। तो r की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब सर r का स्क्वायर जो होगा वो माइनस के 9 हो जाएगा। इसका मतलब सर r स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। इसे वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल दिया, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस।
भाई आप इन्हें बिना इन मेथड्स के लगा के ट्राई करने की कोशिश जरूर करना, आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। एनसीईआरटी में हमको डिफिकल्ट तरीके से सॉल्व करना सिखाया जाता है, लेकिन आपको ये तरीका अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप बड़े ही आराम से इनके डिफरेंशियल इक्वेशंस को बना सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलें आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग के, कि किस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को जान लो। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे करके लिखे जाते हैं, ऐसे करके लिखे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें हम लोग 2 स्टेप्स लगाते हैं, वो बात ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप ये होता है कि एफ एक्स और जी एक्स मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं सर? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी वाई लिखा हुआ है, यानी एक फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक फंक्शन ऑफ वाई। अगर मैं इसमें ये करता हूं बच्चे, मैं डी वाई के अपॉन में जी वाई को ले आता हूं, ठीक है, और मैं एफ एक्स को बेटा क्या कर देता हूं, डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इस कंप्लीट स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? इस कंप्लीट स्टेप को हम लोग बोलते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं दोस्त? दिस इज कॉल्ड सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ऑब्वियस सी बात है, मैं ये बार बार तो नहीं लिखूंगा, है ना, आप लोग डायरेक्टली करोगे इस काम को। फिर बेटा आप डायरेक्टली करने के बाद आप कहोगे कि सर अगर मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो तभी हो जाएगा जब हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स हमें दिया गया है, और मैं दोनों तरफ अगर बच्चा इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा दोस्त? वो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या करते हैं बेटा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यानी कि सर मैं इसे भी दोबारा नहीं लिखूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। मैं सेपरेशन वाला टेक्निक भी यूज करूंगा और मैं इंटीग्रेटिंग वाला टेक्निक भी यूज करूंगा। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, लेकिन लिखना नहीं है बेटा, डायरेक्टली करना है। क्या करना है? डायरेक्टली करना है। थोड़ा करके बताएं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मानते हो मेरी बात? ठीक है, तो करके बताते हैं। चलिए करके बताते हैं। इसके अंदर हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सर अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखो बहुत बढ़िया सवाल है। इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, हालांकि ये ऑप्शंस के साथ होना चाहिए था, बट स्टिल हम लोग करेंगे इसको। सर यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा x का फंक्शन और y का फंक्शन अलग अलग है, इस बार मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में है। तो अगर मैं इनको सेपरेट कर दूंगा तो बेटा सी वाई प्लस डी फंक्शन जो होगा वो हमारा डी वाई फंक्शन के साथ आ जाएगा। बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ए एक्स प्लस बी फंक्शन जो होगा वो बच्चे डी एक्स फंक्शन के साथ आ जाएगा। ठीक है सर, मैंने सेपरेट कर दिया, और सेपरेट के साथ साथ अगर मैं कहूँ सर मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट भी कर दिया तो भी कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्त मेरे पास सी वाई स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस हमारे पास d इंटू वाई हो जाएगा। ये dy वाला dy नहीं है, ये d के साथ by मल्टीप्लाइड है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे a एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये b एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप जानते हो सर पैराबोला की इक्वेशन 2 तरीके की होती है। कैसी कैसी होती है सर? या तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स के फॉर्मेट में होती है, या तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई के फॉर्मेट में होती है। तो इससे मुझे पता चलता है कि सर ईदर, ध्यान से देखना बच्चे, इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे मुझे ये पता चलता है कि सर अगर वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा, है ना। अगर एक्स स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है सर, तो हम लोग ये बोलेंगे कि सर इसके अंदर ईदर a0 हो जाए या फिर हमारे पास c0 हो जाए, बट नॉट बोथ a कॉमा सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये याद रखेंगे कि a और c दोनों 0 ना हो, लेकिन a या c में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा, और ऐसा करने पर ये एक पैराबोलिक इक्वेशन को दिखाएगा। तो ये इस तरीके से इंटीग्रेट करना हमारे लिए एक छोटा सा आसान सा काम होता है दोस्त, बड़े आराम से आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला c की जगह पे ना मैं k लिख देता हूं, बिकॉज ये c जो है ना ये बेटा इसके साथ कुछ रिलेट कर रहा होगा तो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहेगा, तो मैंने कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k ले लिया है यहाँ पर। डन है भाई? ठीक है। अच्छा, सेपरेबल के और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग चल रहे हैं आगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ।
ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है बेटा, ये लिखा होता है 3 तरीकों में, जिसमें से 2 तरीके मैंने लिखे हुए हैं। तीसरा तरीका कुछ ऐसे लिखा होता है कि सर और dy बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस वाई के रूप में कुछ ऐसे भी लिखा हो सकता है, या तो y अपॉन में x, या तो x अपॉन में y, या तो x प्लस माइनस वाई। इस फॉर्मेट में आप लोगों को दिख सकता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में हम लोग ये जो अंदर वेरिएबल हमारे पास आ रहा है दैट इज y अपॉन में x, या फिर x अपॉन में y, या फिर x प्लस माइनस वाई, है ना, हम लोग इनको क्या करते हैं, v पुट कर लेते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं दोस्त, यहां पर हम लोग y बराबर y अपॉन में x को v पुट कर लेते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं सर, x अपॉन में y को v पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं सर, x प्लस माइनस वाई को ही हम लोग v पुट कर लेते हैं। ये सब्सटीट्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो ये सब्सटीट्यूशन करने से हमारे पास यहां पर बच्चे dy बाई डी एक्स कितना आता है, आप कहोगे सर dy बाई डी एक्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, x को उस तरफ ले जाओ और यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मेरा सब्सटीट्यूशन बन जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स बन जाएगा। आप लगाना बेटा प्रोडक्ट रूल। सर यहां पर अगर मैं लगाऊंगा तो यहां पर मेरे पास dx अपॉन डी वाई कितना आ जाएगा बेटा, dx अपॉन डी वाई जाएगा v प्लस वाई डी वी अपॉन में डी वाई आ जाएगा। ये आप देख लेना। यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे तो आप कहोगे सर मेरा dy बाई डी एक्स कितना आएगा बेटा, मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1 नहीं, हमारा dy बाई डी एक्स जो आएगा बेटा वो प्लस माइनस 1 माइनस dv बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, नहीं मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, dy बाई डी एक्स किसका, ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स माइनस 1, dv बाई डी एक्स माइनस 1 इसके प्लस माइनस के बराबर आ जाएगा। ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। सर फिर क्या करेंगे बेटा, जैसे ही हम लोग इस सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हमारा बन जाएगा सेपरेबल फॉर्म में। ठीक है, क्या बन जाएगा, सेपरेबल फॉर्म में। और सेपरेबल फॉर्म तो सर हमें इंटीग्रेट करना आता है। ठीक है सर, करके बताओ, एक एग्जाम्पल तो लाओ। मैं 2 लाया, मैं आपके लिए 2 लाया। चलो जो लाना 2 लाना। कहाँ का डायलॉग है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, जो लाना 2 लाना, जल्दी से बताना। ठीक है, चले अब देखो सर, यहां पर अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करूं तो हमारे पास y डैश की जो वैल्यू होगी वो सर हमारे पास आ जाती है वाई स्क्वायर अपॉन में बेटा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है। सर y डैश ना लिखकर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये dy बाई डी एक्स बराबर ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करना चाहूं तो मैं कैसे कह सकता हूं, मैं इसे पलट देता हूं। पलटने से कुछ फायदा होगा, पलटने से कुछ फायदा होगा, एक्स अपॉन में वाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आप इसे पलट कर देखो बेटा, डी एक्स अपॉन डी वाई जो होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन में वाई स्क्वायर यानी एक्स अपॉन में वाई बन जाएगा, और वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर बेटा 1 बन जाएगा। तो आप कहोगे सर सीधा सीधा देखो, यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि dx अपॉन dy जो है वो सर हमारे पास फंक्शन ऑफ x अपॉन में y के बराबर है। अरे रे 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 सर, ये तो एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप ले चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि सर पुट कर देंगे हम लोग x अपॉन y को, पुट कर देंगे x अपॉन में y को v पुट कर देंगे। इसका मतलब सर x बराबर हमारे पास vy हो जाएगा। इसका मतलब dx अपॉन में dy जो होगा वो सर v प्लस वाई dv अपॉन dy हो जाएगा। हैं जी, y dv अपॉन dy हो जाएगा। यानी सर ये जो dx अपॉन dy है इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्त, इसको मैं लिख सकता हूं v प्लस dv अपॉन में dy, v प्लस y dv अपॉन में dy। ठीक है सर, लिख दिए है ना। ये यहां से ऐसे आ रहा है बेटा, इसको लिखा है आपने, इसको ऐसे। सर x अपॉन y को क्या लिख देंगे, सर x अपॉन y को हम लोग v लिख सकते हैं, हमने वही तो सब्स्टिट्यूट किया, तो v प्लस 1 हो जाएगा। तो बच्चा देखो v यहां से कट गया, v यहां से कट गया। अब आप इसे सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट कैसे कि सर यहां पर हमारे पास क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है dv और यहां पर बच रहा है बेटा dy के अपॉन में y बच रहा है। दोनों साइड अगर आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आप कहेंगे कि सर v बराबर हमारे पास log y प्लस c हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी थी सर, x अपॉन में y थी, तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x बराबर आपके पास y log y प्लस cy आ जाएगा। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, हो गया इंटीग्रेट, बिल्कुल सर। चलो अगला देखो, अगला देखने पर आपको और कुछ चीजें पता लगेंगी। आप कहेंगे कि सर यहां से dy बाई डी एक्स जो है सर देखो x प्लस वाई प्लस 1
और x प्लस वाई माइनस वन लिखा हुआ है, तो क्या सर ये आपको ऐसे देखने के लिए मजबूर कर रहा है कि हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स है वो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई है? हाँ सर, ये ऐसा स्ट्रक्चर दे तो रहा है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। सर सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा तो मैं क्या करूं, मैं यहीं पर बोल दूं कि पुट कर दो भाई x प्लस वाई को v पुट कर दो। तो x प्लस वाई को v पुट करोगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। यानी आप कहेंगे कि सर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो हो जाती है डी वी बाई डी एक्स माइनस के 1 हो जाती है। हाँ सर हो जाती है। तो मैं इस क्वेश्चन को वापस रीराइट कर सकता हूं, इसे यहां से लिख सकता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बेटा डी वी बाई डी एक्स माइनस के 1 है। उस तरफ बेटा हमारे पास v प्लस 1 हो जाता है और डिवाइडेड बाई v माइनस 1 हो जाता है। जी सर, माइनस 1 को इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास बच्चे डी वी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, एलसीएम में डायरेक्टली ले रहा हूं बेटा, v माइनस 1 हो जाएगा। v प्लस 1 पहले से था, प्लस 1 कर देंगे तो v माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनली 2v अपॉन में v माइनस 1 बचेगा। जैसे ही आप इसे सेपरेट करेंगे तो आपके पास v माइनस 1 डी ऊपर आ जाएगा और 2v बच्चे नीचे आ जाएगा और दूसरी तरफ बेटा आपके पास सिर्फ dx आ जाएगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में हो जाएगा बेटा 1/2v हो जाएगा और 1/2v का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ ऑफ लॉगरिदम v हो जाएगा और दूसरी तरफ बेटा x प्लस सी आ जाएगा। v को आप वापस से रिप्लेस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा बेटा हाफ ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ आपके पास लॉगरिदम x प्लस वाई आ जाएगा और इक्वल्स टू x प्लस सी है। अब आप अपने ऑप्शंस को इससे मैच करके देख सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि सर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें पहले क्या करना है, सेपरेबल में बदल लेना है और सब्स्टिट्यूशन सही लगाकर एक बार सेपरेबल में बदल जाएगा तो वो क्वेश्चन सर सेपरेबल की मदद से इंटीग्रेट हो जाएगा। बढ़िया भाई, चलें, यहाँ पर कोई गलती वगैरह तो नहीं हुई है? सर v प्लस 1 ऊपर था, प्लस 1 उधर कर देंगे, प्लस 1 उधर कर देंगे तो ये v माइनस 1 ऐड हो जाएगा, v से v 2v हो जाएगा, अपन में v माइनस 1 हो जाएगा। सही, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया हैं जी। चलो एकदम बढ़िया, आगे चलते हैं सर। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम लोग आ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर्स आपके बनने चाहिए। ये दो स्ट्रक्चर्स में हमारे लिए क्या जरूरी होता है दोस्त, इसमें हमारा जरूरी होता है px फंक्शन या py फंक्शन को ढूंढ के निकालना। जैसे मैं आपको बताता हूं कि सपोज कीजिए आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज कीजिए ऐसे दिया गया है कि x dy बाई डी एक्स प्लस y बराबर आपको बेटा साइन x दे दिया गया है ना, ऐसा फंक्शन दे दिया गया है, ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है। तो आप क्या करोगे बेटा, आप इसके साथ शक्ल मैच कराने की कोशिश करोगे। तो जब आप इसकी शक्ल मैच कराओगे तो आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को आप लोग क्या करोगे दोस्त, अब पूरी इक्वेशन को 1/x कर दोगे। क्यों सर 1/x क्यों कर दोगे, क्योंकि बेटा x यहाँ से हटाना है ना। क्यों हटाना है सर, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कौन है, 1 है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो सर 1/x कर देते हैं। जैसे मैं 1/x कर दूंगा तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा सर dy बाई डी एक्स बन जाएगा प्लस हमारे पास बेटा 1 अपॉन में x इंटू में y हो जाएगा बराबर सर हमारे पास साइन x अपॉन में x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, साइन x अपॉन में x हो जाएगा। ये हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा। तब आप मुझसे कहोगे कि सर हमारे पास y के साथ px फंक्शन मल्टीप्लाइड होता है, तो यहाँ पर y के साथ कौन सा फंक्शन मल्टीप्लाइड है, 1/x है, तो इसका मतलब px फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्त, 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 1/x हो जाएगा। सेम बेटा किसी में dx अपॉन dy की वजह से ये स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो उसमें x के साथ जो कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा वो py होगा। सर एग्जांपल दे दो ना, ले लो भाई, थोड़ा सा इसको उल्टा ही कर देता हूं मैं, इसको उल्टा कर देता हूं। सपोज कीजिए आप लोगों को y स्क्वायर dx अपॉन में dy दिया जा रहा है, ठीक है, प्लस आप लोगों को बच्चे यहाँ पर दे दिया जाता है x दे दिया जाता है और इक्वल टू आपको log x दे दिया जाता है, ऐसा कुछ आप लोगों को दे दिया जाता है। देन यू विल से दैट कि सर मुझे इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सर इस पूरी इक्वेशन को मुझे इस बार y स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, y स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी y स्क्वायर 1/y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट यहाँ dx अपॉन dy का कॉफिशिएंट 1 आ रहा है तो यहाँ dx अपॉन dy का जो कॉफिशिएंट है या फिर आप उसे फंक्शन मल्टीप्लाइड कह लो y स्क्वायर है तो उसे हटाना है। हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा dx अपॉन में dy बन जाएगा
और प्लस एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर हो जाएगा, जिसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये 1 अपॉन में वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, और इधर बच्चे लॉग एक्स के अपॉन में बच्चे आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। लॉग एक्स के अपॉन में सर लॉग एक्स नहीं होगा, यहाँ पे लॉग वाई होगा दोस्त, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इसे मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास log y फंक्शन होना चाहिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर log y फंक्शन के अपॉन में y स्क्वायर आ जाएगा, ये फंक्शन हो जाता है। तब आप मुझसे ये कहोगे कि सर यहाँ पे x के साथ py फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर x के साथ जो vy का फंक्शन मल्टीप्लाइड है वो मेरा py फंक्शन हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 अपॉन में y स्क्वायर हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बात समझ में आती है। तो यहां तक हम लोगों को बेसिक बात क्लियर है कि सर ये px फंक्शन और py फंक्शन को कैसे ढूंढना है। अब इसका क्या करेंगे सर, इसका हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अभी तक क्वेश्चन हमारे पास क्या था सर, एक क्वेश्चन था हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस, यहां पर पहला एग्जाम्पल क्या था सर, dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन में x टाइम्स ऑफ y बराबर साइन एक्स अपॉन में x लिखा हुआ है। जी सर बिल्कुल, जिसके अंदर आप लोगों ने ढूंढ के क्या निकाला, आपने कहा सर हमारा px फंक्शन जो है वो हमारे पास 1 अपॉन में x फंक्शन है। मैं यहां से निकालना चाहता हूं आप लोगों के लिए बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद रखेंगे इसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हिंदी में कहते हैं सम आकलन कारक। ये क्या होता है सर, ये e की पावर में p फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। सर e की पावर में p फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर लॉगरिदम x बन जाएगा, जिससे आपका आंसर आ जाएगा x, जिससे आपका आंसर आ जाएगा x। दूसरे वाले एग्जांपल में आपको क्या करना होगा सर, दूसरे वाले एग्जांपल में आपको dy बाई डी एक्स प्लस x अपॉन में या फिर 1 अपॉन वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ x ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से देख पाओगे, और बराबर आपको बेटा मिल रहा है log y अपॉन में वाई स्क्वायर, ये आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। तब आप मुझसे बोलोगे कि सर इसके अंदर मुझे py फंक्शन कितना मिला था, सर py फंक्शन मिला था 1 अपॉन में वाई स्क्वायर मिला था। देन यू विल से दैट कि सर हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए वो इस बार e की पावर p फंक्शन का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, क्योंकि y का फंक्शन है, तो e की पावर 1 अपॉन में वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, यानी e की पावर बेटा माइनस के 1 अपॉन वाई, ऐसे करके कुछ आपको मिल जाएगा, है ना, ऐसे करके आपको कुछ मिल जाएगा मेरे दोस्त, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसमें जाके मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसे में आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा सर x dy बाई डी एक्स बन जाएगा, प्लस इसमें x मल्टीप्लाई करोगे तो y बन जाएगा, और दूसरी साइड बेटा हमारे पास sin x बन जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जिससे आपने px निकाला है उसमें मल्टीप्लाई करना है, याद रखेंगे, बार बार बोलूंगा, जिससे आपने कहीं इस पे मल्टीप्लाई मत कर देना, कहीं आपने कहा कि सर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं क्या, नहीं 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 नहीं, आपको स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है जिससे आपने px निकाला था, ठीक है, जिसमें px से निकाला था उसी में मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना दोस्त, ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, कैसे, इस बात को याद रखें कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो सर बराबर होगा d अपॉन में डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में वाई के बराबर होगा। तो सर ये जो होगा ये d अपॉन में डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारे पास x इंटू में y बराबर हमारे पास साइन x आ जाएगा, है ना। तो सर इंटीग्रेटिंग, अगर मैं d बाई डी एक्स को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो इसका इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, ये बन जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर एक्स वाई बराबर हमारे पास क्या जाएगा, माइनस के कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है सर, इधर देखिए, इधर अगर हम लोग करेंगे सर ये वाली चीज मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या कर दूंगा, मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, तो जरा आराम से देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैंने क्रिटिकल ले लिया है दोस्त, थोड़ा सा क्रिटिकल ले लिया है, थोड़ा सा मुश्किल हम लोग इसे कह सकते हैं। चलो इंटीग्रेशन बाद में देख लेंगे, है ना। हमारा मेन काम क्या है सर, ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। कहां तक सॉल्व हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी e की पावर माइनस 1 अपॉन में y dy बाई डी एक्स बन जाएगा, ठीक है सर, और प्लस x अपॉन में वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई e की पावर माइनस के 1 अपॉन वाई बन जाएगा, और इधर सर log y मल्टीप्लाई e की पावर माइनस के 1 अपॉन में y dy क्या बन जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनकर आएगा, ठीक है जी सर, कोई परेशानी नहीं।
यहाँ जो आप देख रहे हो बच्चे, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, इसका लेफ्ट हैंड साइड जो देख रहे हो, क्योंकि ये सर y वाले फंक्शन से बनकर आ रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड आप लोग लिखोगे d अपॉन में dy मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में बेटा x लिख दोगे। क्या लिख दोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में x लिख दोगे। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा d अपॉन में dy बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर e की पावर -1 अपॉन में y है, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है log y e की पावर -1 अपॉन में y डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर आ रहा है। सो वी कैन से दैट कि सर e की पावर -1 अपॉन में y x जो होगा वो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ log y e की पावर -1 अपॉन में y, थोड़ा सा इसे गलत तरीके से लिख दिया, e की पावर log y e की पावर -1 अपॉन में y अपॉन में y स्क्वायर का इंटीग्रेशन dy के रेस्पेक्ट में। अब ये इंटीग्रेशन करने में जितना टाइम हमें लग सकता है, ये उतना मुश्किल सवाल ये बन जाएगा। बाकी आप लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्त, उसे बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वो ये कि सर पहले वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों को LHS ऐसे लिखना है, हमें दूसरे वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में LHS ऐसे लिखना है, और यकीन मानिए बेटा क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो मुश्किल इंटीग्रेशन के साथ नहीं आएगा, इजी इंटीग्रेशन के साथ आएगा, तो आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। डन है भाई? ठीक है, चलो शाबाश, यहां तक बात समझ में आ जाती है। अब हम लोग चल रहे हैं बच्चे क्वेश्चंस की तरफ। अब हमारा सिलसिला शुरू हो जाता है क्वेश्चंस का। इन क्वेश्चंस के अंदर मैं देखूंगा, आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में किस कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले सवाल बोल रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो भाई, डिग्री के अंदर ना पावर कभी भी कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कैसे नंबर होने चाहिए दोस्त? आपके पास हमेशा नेचुरल नंबर होने चाहिए। यानी डिग्री जो होती है ना, वो डिग्री बेसिकली बेटा होल नंबर होती है। मैं आपको सब साफ बता दूं तो डिग्री कैसी होती है बेटा? होल नंबर होती है। तो होल नंबर बनाने के लिए मुझे सारे के सारे फ्रैक्शनल पावर्स को हटाना पड़ता है। कैसे हटाएंगे दोस्त? जरा आराम से देखिए। सर हमें x बराबर क्या दिया हुआ है? अंडर द रूट 1 + y डबल डैश दिया हुआ है। सर अंडर द रूट जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है मालूम आप लोगों को? आपको मालूम है कि एक्चुअली में ये 1 + y डबल डैश की पावर 1/2 हो गया। अरे हाँ सर, ये फ्रैक्शनल पावर हो गया। फ्रैक्शनल पावर नहीं करेंगे ऐसे। तो मैं क्या करूंगा बेटा? मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो इससे क्या फायदा होगा देखना बेटा, स्क्वायर बोथ साइड्स। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे सो यू विल गेट इधर आ जाएगा x का स्क्वायर और इधर आ जाएगा बेटा 1 + y डबल डैश आ जाएगा। तब आप मुझे बोलोगे कि सर इसके अंदर जो हमारा ऑर्डर है वो 1 है, सॉरी ऑर्डर हमारा 2 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये मौजूद है, और इसकी जो डिग्री है सर पावर 1 है, तो हमारे पास डिग्री 1 हो जाएगा। यानी सर डिग्री हमारी पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना? ये सवाल पूछे गए हैं दोस्त, बिल्कुल पूछे गए हैं। चलो अगला सवाल देखें। याद रखेंगे सर डिग्री होल नंबर होनी चाहिए, इसके लिए हमें हमेशा उसको पहले फ्रैक्शनल पावर या फिर नेगेटिव पावर से हटाना पड़ेगा। कह रहे द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन का क्या, इंटीग्रेशन का क्या बताओ? वो गाना नहीं है मेरे अंगने में तुम्हारा का काम। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें इंटीग्रल क्यों दिख रहा है? इंटीग्रल तो सॉल्व करने के लिए होता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रल क्यों है? नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस इंटीग्रल को हटाने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे सर हमें इक्वेशन दी गई है k dy/dx, यानी k y का डैश दिया गया है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में हम लोगों को दिया गया है भाई, हम लोगों को दिया गया है 1 + y डैश का होल स्क्वायर की पावर होल 2/3 dx दिया गया है। अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देता हूं बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ये जो इक्वेशन होगा ये बन जाएगा सर k तो k ही रहेगा, y का डबल डैश हो जाएगा। जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव सर वो ही हो जाएगा जो फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है, यानी ये 1 + y डैश का होल स्क्वायर की होल पावर 2/3 हो जाएगा। तो अब भाई देखो पावर 2/3 आ रही है, तो मैं यहां पर ये करूंगा कि भाई मैं क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दूंगा। क्यूबिंग बोथ साइड्स यानी कि मैं दोनों तरफ क्यूब पावर चढ़ा दूंगा। तो इससे क्या होगा सर, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड ये बन जाएगा हमारे पास k × y डबल डैश की होल पावर 3 बन जाएगा, इक्वल्स टू ये बन जाएगा 1 + y डैश के होल स्क्वायर की पावर 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पावर 2 रह जाएगा क्यूब करने पर। बेटा आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखो
कि सर ये के वाई डबल डैश की पावर 3 है, इधर खोलूंगा तो सर ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 हो जाएगा, है ना, और प्लस यहाँ पर 2 वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंशन के बाद। लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ क्या थी सर, ध्यान देने वाली चीज़ ये थी कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 2 है, यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है सर 3 है, यानी डिग्री हमारे पास 3 हो जाएगा। तो 2 and 3 विल बी द राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, ये भी समझ में आ गया, डन, एकदम डन डना डन। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हम लोग जा रहे हैं दोस्त, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। भाई देखो ये तो साफ साफ लिखा हुआ है सर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये मौजूद है सर, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो यानी डिग्री हो गया 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास d4 y बाई डी एक्स की पावर 4 है, तो इसकी पावर कितनी है सर 1 है, तो डिग्री हमारी 1 हो गई। बात खत्म, सिंपल सवाल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, ये सच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलें अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। यहां पर आप लोग एक बार मेरे साथ साथ लिख लो कि y डबल डैश दिया हुआ है, प्लस ट्वाइस ऑफ y डैश का स्क्वायर दिया गया है, प्लस 9y बराबर x दिया गया है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो आप कहेंगे सर इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास ये है और इसकी पावर 1 है, यानी ऑर्डर हमारे पास 2 हो जाएगा, डिग्री हमारे पास बच्चे 1 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि सर हमारी डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है, हाँ सर डिग्री 1 है। ऑर्डर कितनी है 2 है, हाँ सर ऑर्डर 2 है, यानी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। खत्म ये सवाल भी, ठीक है। चलते हैं भाई अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y बराबर a माइनस बी अपॉन में x। देखो बच्चे y बराबर a माइनस बी अपॉन में x दिया गया है। अगर आप स्मार्ट हो तो आप मुझे बोलोगे कि सर a और b ये दोनों के दोनों कौन है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। क्या है सर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, यानी सर अगर मेरे पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं तो इसका मतलब मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं। जी तो करो फिर, करो 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 करो। ये हो जाएगा y डैश सर a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा। सर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब हो गया, दूसरे को करना है, तो बेटा एक्स स्क्वायर वाई डैश अगर लिख दोगे तो ये बराबर b हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करो, अब डेरिवेटिव करोगे तो बेटा इस पे लगाओगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव बराबर 0 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर देखो बेटा अभी मैच नहीं कर रहा है। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो y डबल डैश को हम लोग लिख सकते हैं बेटा y2 लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये भी एक नोटेशन होता है। इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो बेटा y डैश को मैं y1 लिख सकता हूं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x को अगर मैं दूसरी साइड भेज देता हूं तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है x y2 प्लस 2y1 बराबर 0 बन जाता है। यानी हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है नी। ये भी खत्म हो गया। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएट करना अलाउड था सर, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो y2 और y1 के स्ट्रक्चर में फंक्शन बनना ही बनना था, वो तो डेफिनेट था, चारों ऑप्शन में भी दिख ही रहा था। लेकिन क्या बनना था उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, इतना मुश्किल सवाल नहीं था दोस्त। यहां देखते हैं अगला सवाल देखें। What is the degree of the differential equation of all circles touching both the coordinate axis in the first quadrant? ओके जी सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं ऐसे करके, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, इस पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ। जी सर बनाइए, ये लीजिए बन गया सर्कल। और ये सर्कल जो है ये खास कर बेटा x एक्सिस और y एक्सिस को टच कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्त, x एक्सिस और y एक्सिस को टच कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से टच कर रहा है। तो आप कहेंगे सर मान लिए कि ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट भी A है, तो हमारे पास जो सेंटर होगा वो सर A, A हो जाएगा। हाँ सर हो तो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, हमसे डिग्री मांगी गई है दोस्त, डिग्री मांगी गई है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे खत्म करूंगा, मैं इसको जितना हो सके आसान तरीके से बताऊंगा कि सर हमारे पास x माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए दोस्त, तो आपके पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा प्लस y स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ay बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ax माइनस के 2ay बराबर ए का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। बराबर ए का स्क्वायर नहीं सर, माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे अब देखो, है तो सर इसके अंदर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो सर इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है? कौन है दोस्त आर्बिट्री कांस्टेंट? आप कहोगे कि सर आर्बिट्री कांस्टेंट ए है। तो हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा सर? ऑर्डर हमारा 1 हो जाएगा। सर ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हमारा 1 हो जाएगा। अब ऑर्डर अगर 1 है तो यहाँ पर आप देखो सर ए की पावर कितनी है? सर ए की पावर 2 है, तो इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा दोस्त? डिग्री हमारे पास 2 हो जाएगा। आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल कर भी कर सकते हैं, बट आई एम श्योर कि ऑर्डर 1 है तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डिग्री हमारा 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डन है भाई? ऐसे उड़ाना है सवाल को, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल हमारे पास है सर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल एलिप्सेस हुज एक्सिस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। भाई देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? यहाँ पर एक चक्कर देख लीजिए दोस्त, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर बताया था। कौन सी? सर एलिप्स की बताई थी। इस एलिप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कितना आया था सर? 2 आया था। डिग्री कितना आया था सर? 1 आया था। ऑर्डर कितना आया था? 2 आया था। सर डिग्री कितना आया था? 1 आया था। तो अब इसी को अगर मैं यूज कर लेता हूं, जल्दी से देखिए, इसी को अगर मैं यूज कर लेता हूं तो यू कैन से दैट कि सर एलिप्सिस की इक्वेशन है जिसके एक्सिस हमारे अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस में चल रहे हैं, तो इसका ऑर्डर हमें बताना है। सर ऑर्डर तो हमारा कंफर्म हो जाएगा ना, कितना होगा? जरा ध्यान से देखिए दोस्त, बहुत आराम से बता रहा हूं कि x का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर विल बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। सर इसके अंदर मेरे a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। ये दोनों कौन है सर? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। और अगर मेरे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है तो बेटा देखो, इसमें आपसे डिग्री नहीं पूछी गई। समझ रहे हो ना डिग्री क्यों नहीं पूछी गई? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उसको सॉल्व करने में समय लगता। तो इसने मुझसे इससे सीधा सीधा पूछा कि सर ऑर्डर बता दो। सर जब हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई? चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था सर, दो आर्बिट्री कांस्टेंट, दो हमारा ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y स्क्वायर प्लस 2cy माइनस cx प्लस c स्क्वायर बराबर 0। ध्यान से देखिए बेटा, y का स्क्वायर प्लस 2cy माइनस cx प्लस c स्क्वायर बराबर 0 कह रहा है। सर इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है हमारा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन है? सर आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास c है। अगर सिर्फ एक c है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्त? ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा। सर हमसे पूछ रहा है जनरल सॉल्यूशन अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो बताइए व्हाट इज द ऑर्डर। सर ऑर्डर हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर ऐसे सवाल आ जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो आ रहे हैं यार, आपसे पहले वाले बच्चों ने ऐसे ही सवाल मारे हैं, तो इसका मतलब आपके हिस्से में भी, आपकी झोली में भी ऐसे सवाल आएंगे। तैयार रहना, ये नहीं कि हाँ सर किए नहीं, हुए नहीं, आते नहीं किए, बिल्कुल वो वाला चीज तो बिल्कुल बेकार है। जब मैं बता रहा हूं तो आप लोगों को ये तैयार करके जाना भी है। डन? चलें अगला सवाल देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि सर व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय दिस। देखो बेटा, इसके अंदर एक ही हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो सर एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन पूरा करेंगे। चलो करके बताते हैं। हमने कहा सर अगर मैं tan y के अपॉन में 1 माइनस ई की पावर x को लिख दूं तो ये बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। अब करूंगा मैं डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा क्वोशिएंट रूल लग जाएगा और 1 माइनस ई की पावर x का हो जाएगा होल स्क्वायर और बराबर तो सर इधर आ जाएगा 0, है ना। थोड़ा इसको और दूर लिखते हैं क्योंकि ये लंबा जा सकता है। चलो ऊपर सर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो सेक स्क्वायर y डैश हो जाएगा और सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा। फिर माइनस सर फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज रहेगा, 1 माइनस ई की पावर x का डेरिवेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस ई की पावर x हो जाएगा। इसको बच्चे अगर मैं इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप कहेंगे सर हमारे पास सेक स्क्वायर y मल्टीप्लाई 1 माइनस ई की पावर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। जी सर,
और माइनस माइनस प्लस tan y e की पावर x हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी सर, लेकिन आंसर अभी देखो बेटा मैच नहीं कर रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इस पूरी इक्वेशन को dx का एलसीएम लेकर कर देंगे सॉल्व। यानी सर यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर y 1 माइनस ई की पावर x dy आ जाएगा, और प्लस बच्चे tan y e की पावर x इंटू dx आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब ये आंसर आप लोगों को मिल जाएगा दोस्त। और आंसर कहाँ मिल रहा है सर, सीधा सीधा आंसर हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। लो जी, आ गया, 3 स्टेप के अंदर आंसर आ गया। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो सवाल थोड़े कैलकुलेटिव लगेंगे, लेकिन हो सकते हैं यार, देखो सच सच बता रहा हूं, हो सकते हैं। आपको सिर्फ भरोसा रखना है अपने डेरिवेटिव्स के कि सर हमें प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल अच्छे से लगाना आता है, और आप इन क्वेश्चंस को धड़ल्ले से निकाल सकते हो, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। चलो अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स दिस वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। सर अगर सी मेरे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं अगर इसे पलट देता हूं तो 1 अपॉन में y बराबर 2x स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। यानी सर अगर मैं c को अकेला छोड़ना चाहता हूं तो मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में y हो जाएगा। जी सर, अब डिफरेंशिएट कर दूं, कर दो भाई। डिफरेंशिएट करोगे तो इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 4x, और इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस अपॉन में y स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो आप यहां से कह सकते हो सर इसका डेरिवेटिव y डैश भी तो आएगा। चेन रूल भूल गए? नहीं भूले सर। चलो, जैसे ही मैं वाई स्क्वायर का एलसीएम लूंगा तो बेटा आपके पास बन जाएगा 4xy प्लस वाई डैश बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स प्लस 4xy बराबर 4xy स्क्वायर आना चाहिए था सर, 4xy स्क्वायर प्लस वाई डैश आना चाहिए था। तो यानी वाई डैश बराबर माइनस के 4x स्क्वायर वाई 4xy स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। खत्म हो गया सवाल। सर माइनस के 4xy स्क्वायर आएगा, प्लस का नहीं, ये मत लगा देना गलती से, ये बिल्कुल मत लगा देना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बढ़िया। चलें अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोल रहा है सर, अगर मेरे पास e की पावर थीटा फाई बराबर c प्लस 4 थीटा फाई है, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, अच्छा, एंड फाई इज द फंक्शन ऑफ थीटा, देन व्हाट इज फाई डी थीटा। ओके, चलिए जी, जो बोल रहा है वैसा कर रहे हैं। हमें क्या दिया हुआ है सर, e की पावर थीटा फाई दिया गया है, इज इक्वल्स टू सी प्लस 4 थीटा फाई दिया जा रहा है। दोस्त कितना दिया जा रहा है, c प्लस 4 थीटा फाई दिया जा रहा है। अगर मैं c को अकेला छोड़ दूं, वैसे डिफरेंशिएट करने पर ही अपने आप गायब हो जाएगा, e की पावर थीटा फाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, करते हैं आराम से। सर e की पावर थीटा फाई का डेरिवेटिव e की पावर थीटा फाई हो जाएगा, लेकिन चेन रूल से थीटा फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा थीटा के रेस्पेक्ट में। अभी हम किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सर हमारे पास थीटा का फंक्शन है ना। चलो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सर फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो फाई डैश हो जाएगा दोस्त, है ना, फाई डैश हो जाएगा। ओके सर, फाई डैश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर करोगे तो बेटा c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई इसमें भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगाओगे तो ये फाई प्लस थीटा फाई डैश हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल समझ में आता है, यहां तक कोई परेशानी हम लोगों को नहीं है। अब अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के इधर ले आते हो तो दोस्त आपके पास फाई प्लस थीटा फाई डैश बचेगा, और इनटू में बेटा कॉमन ले लोगे तो e की पावर थीटा फाई माइनस के 4 बचेगा, थीटा फाई माइनस के 4 बचेगा। मैं अभी e की पावर थीटा फाई के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं यहां से इतने पार्ट का सॉल्यूशन अगर पिक कर लेता हूं तो आप इसे रीराइट करें और लिखें कि सर फाई प्लस थीटा इंटू डी फाई, थीटा इंटू डी फाई बाई डी थीटा जो है वो सर 0 के बराबर आ जाता है, ये सॉल्यूशन। अगर मैं इनका एलसीएम वगैरह ले लेता हूं तो आप कहेंगे सर फाई डी थीटा जो है वो प्लस थीटा डी फाई के बराबर आ जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। हमसे पूछा गया है सर फाई डी थीटा की वैल्यू बता दो, तो बच्चे फाई डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, माइनस के थीटा डी फाई के बराबर हो जाएगी। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो मुझे बहुत पसंद आया था। तो माइनस के थीटा डी फाई के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। काफी अच्छा सवाल, काफी बेहतरीन सवाल। बच्चों को काफी दिक्कत फेस करनी पड़ी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन काफी आसान भी अगर है, अगर आप इसमें छोटे छोटे स्टेप्स का खासा ध्यान रखें। हैं जी, अच्छा सवाल है। तो होता है कभी कभी एक मुश्किल सवाल भी घेरा जाता है आप लोगों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को चेक करने के लिए। चलें, चलो अगला सवाल देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन इज। ओके भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन बोल रहा है भाई, टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन बोल रहा है, तो क्या करें, अचाट डालो। टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, ये लो सर, वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है, यानी सर अगर मैंने ये सेंटर बोल दिया और ये मेरे पास रेडियस हो गया, तो सर मेरा जो सेंटर होगा ना वो r,0 पर आएगा, यानी मेरा जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। सो यू कैन राइट लाइक दिस कि x प्लस आर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स आर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तब आप ये कह सकते हैं कि सर x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में अगर मैं x ले आता हूं तो ये मेरे पास 2r के बराबर आ जाता है। कर दो भाई डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कर दोगे तो यहाँ पर तो लग जाएगा आपका क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल में अपॉन में बेटा डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 2y y डैश हो जाएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस फर्स्ट फंक्शन बच्चे एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 0, इसको बेटा इधर जाके मल्टीप्लाई कर देना। सो योर आंसर विल बी 2xy y डैश हो जाएगा, जी सर 2xy y डैश हो जाएगा, और फिर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस के वाई स्क्वायर आ जाएगा। सो इस तरीके की इक्वेशन आप लोगों को सेट की जाएगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy y डैश यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। खत्म बेटा, ये भी सवाल खत्म है ना। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी तो आप लोगों को ये क्वेश्चन इतने लंबे नहीं लगेंगे और ज्यादा मुश्किल तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत लग सकती है दोस्त, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हो, डेफिनेट सी बात है। बस क्या चाहिए, क्या चाहिए मालूम है ना। चलें अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। भाई देखो यहाँ पे लॉगरिदम के अंदर आ रहा है सर, सबसे पहले तो यही परेशानी है, लॉगरिदम के अंदर डिफरेंशियल आ रहा है, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में से इस डिफरेंशियल की वैल्यू अगर निकाल ले तो ये e की पावर x बन जाएगा। भाई देखो बड़े प्यार के साथ आप इसे सेपरेट कर सकते हो, कैसे, आप dy को अकेला छोड़ दो और e की पावर x के साथ dx को ले आओ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो y बराबर बच्चे आपके पास e की पावर x प्लस सी आ जाएगा, तो y बराबर e की पावर x प्लस सी यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर सेपरेबल से पूछा भी गया तो इतना हलवा सवाल पूछा गया, देख पा रहे हो तो देखो भाई, देखो आंखें खोल कर देखो, समझो कि सेपरेबल से क्वेश्चन पूछा भी तो सर इतना हलवा सवाल पूछा गया। चले चलो भाई, इसमें और क्या ही समय लगाऊं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो भाई यहां पर आपको दिया गया लॉगरिदम ऑफ y डैश दिया गया है, या फिर मैं इसे ऐसे ही लिखूं तो ज्यादा बेटर है, dy बाई डी एक्स दिया गया है, इज इक्वल्स टू अगर मैं इसे x माइनस वाई लिख दूं, है ना, तो सर लॉगरिदम के अंदर पंगा हो रहा है तो हम लोग dy बाई डी एक्स को कैसे लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं e की पावर x माइनस वाई लिख देते हैं। कितने बच्चे जानते हैं कि e की पावर x माइनस वाई को e की पावर x अपॉन में e की पावर y लिख देंगे, तो मैं अगले स्टेप में से सेपरेट करके लिख दूंगा कि सर e की पावर y dy हो जाएगा और e की पावर x dx हो जाएगा, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो इधर e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस सी हो जाएगा। सो हमारे पास आ रहा आंसर e की पावर x माइनस e की पावर y बराबर c। अब c को इधर ले आएंगे तो कांस्टेंट रहेगा, तो e की पावर x माइनस e की पावर y बराबर सम कांस्टेंट c आ जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसे c1 ले लेते हो तो इसे कोई दूसरा कांस्टेंट c2 ले लेना दोस्त, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर c बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ना। मजा आया सर, ये तो आसान आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, तो यही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं। चलें अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर द फंक्शन यू एक्स वाई बराबर सी विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ओके जी, अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं एक बेहतर तरीके से करवाना सिखाता हूं कि बच्चे यहाँ पर x मल्टीप्लाई डी एक्स माइनस डी वाई लिखा हुआ है, जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हमें अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो ये y टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन में डी एक्स माइनस डी वाई लिखा हुआ है ना, माइनस का साइन कॉमन ले लोगे तो ऐसा बन जाएगा। अब अगर सर मैं डी एक्स माइनस डी वाई कॉमन ले लेता हूं दोनों में से तो हमारे पास x माइनस वाई बचेगा। सर ये x माइनस वाई एज इट इज लिखा रहने देते हैं, और ये जो है ये सर d ऑफ x माइनस वाई है। हाँ सर, ये हमें बराबर क्या दिया गया सर, 0 दिया गया है, तो मैं बोथ साइड बेटा इंटीग्रेशन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो आप कहेंगे सर बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर
x माइनस वाई का इंटीग्रेशन अगर मैं x माइनस वाई के रेस्पेक्ट में ही करूंगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, x माइनस वाई का इंटीग्रेशन अगर मैं x माइनस वाई के रेस्पेक्ट में ही करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इधर सम कांस्टेंट आ जाएगा। 2 को जब आप उधर भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy बराबर सम अदर कांस्टेंट c आ जाएगा। इसे अगर आप चेक करना चाहते हो तो देखो बेटा ऑप्शन नंबर बी में हमारा सेम आंसर मिल रहा है विदाउट एनी परेशानी, विदाउट एनी दिक्कत। बात क्लियर? ठीक है, मजेदार तरीके से ये क्वेश्चन भी धुआं उड़ा गया। भाई पसंद आया तो जरूर बताना कि हाँ सर इस क्वेश्चन को ऐसे करके तो अलग ही मजा आया, अलग ही सुकून मिला, अलग ही शांति मिली और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी धो डाला। चलते भाई अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। भाई देखो देखते ही ये क्वेश्चन सेपरेट हो जाता है। dy के अपॉन में सर 1 प्लस वाई स्क्वायर को ले आते हैं, इस तरफ सर dx को छोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स में y हो जाएगा, ये सर x प्लस सी हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास tan ऑफ x प्लस सी हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है सर? ऑप्शन नंबर बी है। भाई ये भी खत्म, उड़ गया सर। सर आप क्वेश्चन पढ़ने भी नहीं देते, मैं क्यों पढ़ने दूं? तुम पढ़ो आराम से, ठीक है? हटता तो हूं बाद में, फिर देखो। ठीक है भाई, सभी ने समझ लिया? चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सर व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखो भाई देखते ही ये सेपरेट सा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि सर dy बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास माइनस के x अपॉन वाई के बराबर है। y को dy के साथ भेज देंगे, माइनस के x को बेटा dx के साथ भेज देंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन, सर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, सम कांस्टेंट c1 ले लो बेटा। तो अगर इस तरफ ले आओगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर सम कांस्टेंट c1 आ जाएगा। सो यू कैन से दैट कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सम कांस्टेंट होना चाहिए। सो दिस शुड बी द सॉल्यूशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भाई खत्म? सर उड़ा दिया एकदम सवाल आपने, एकदम उड़ा दिया, बिल्कुल टाइम भी नहीं दिया। चलो भाई टाइम मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। चलो अब देखो ये क्वेश्चन देखो दोस्त, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस हैज द जनरल सॉल्यूशन दिस। अब देखो भाई y बराबर आपको दिया हुआ है सम कांस्टेंट a e की पावर x दिया गया है प्लस सम कांस्टेंट b e की पावर माइनस x दिया गया है। तो क्या मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स लिख सकता हूं? सर इधर 1x है, इधर माइनस 1x है, यानी r की वैल्यू एक जगह पे 1 है, एक जगह r की वैल्यू माइनस 1 है, यानी एक बार सर r माइनस 1 और एक बार बच्चे r प्लस 1 का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो आप कहेंगे सर r स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसको वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल दो तो बेटा y डबल डैश माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। धुएं की तरह आए और धुएं की तरह उड़ाते हुए चले गए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है नहीं? मजा आ गया सर, एकदम मजा आ गया। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने में तो मजा ही आ गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही आने वाले हैं, इससे ज्यादा लेवल आप लोग कंसिडर ना करें। यहां पर देखिए ये हमारा लास्ट सवाल है भाई, इस लास्ट सवाल को जरा फोकस कीजिए। यह कह रहा है सर इफ y बराबर a cos 2x प्लस b sin 2x। ध्यान से देखना बेटा, y बराबर आपको a cos 2x प्लस b sin 2x आपको दिया गया है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर रियल पार्ट तो है ही नहीं, रियल पार्ट नहीं है सर, cos के साथ मल्टीप्लाइड है और sin के साथ यहाँ पर हमारे पास 2x है। तो इसका मतलब जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट होगा वो सर प्लस माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। जी सर। तो अगर मैं r का स्क्वायर निकालूंगा तो बेटा माइनस के 4 हो जाएगा, यानी r का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। इसको वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल देंगे तो y डबल डैश प्लस 4y बराबर 0 हो जाएगा। यानी सर हमारे पास आंसर किधर है? सर आंसर हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ये भी उड़ गया है भाई, ये भी उड़ गया। तो बेटा यकीनन मैं आपको ये बता रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। हाँ ऐसा होता है कि शायद कभी किसी साल में कोई एक ऐसा मुश्किल क्वेश्चन डाल दिया जाए, तो मेरा मानना ये है
कि आप लोग बेसिक्स अपने स्ट्रांग रखो, क्वेश्चंस आसान आने वाले हैं, ऑर्डर डिग्री पे आने वाले हैं, बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर सवाल आने वाले हैं। अगर कोई मुश्किल सवाल आता है तो आप उस क्वेश्चन को तब के लिए छोड़ दें और पहले जो सवाल आते हैं वो सारे के सारे करके आएं और वापस उस क्वेश्चन में अपना समय व्यतीत करें। लेकिन ऐसा ना करें कि आप उस क्वेश्चन में तभी लग जाएं, क्योंकि बेटा ऐसा करने से आपके साथ पूरा एक साल जो आपने दिया है डेडिकेटेडली, 1 साल 6 महीना जो भी आप दे रहे हैं डेडिकेटेडली, उसके ऊपर काफी बड़ा संकट आ सकता है। ये बात मैं हजारों तरीकों से बच्चों को समझाता हूं, लेकिन फिर भी बच्चे सेम रिपीटेटिव गलती करते हैं और इसीलिए सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। स्मार्ट बच्चों को पता होता है कि सर हमें सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं जिससे हमारा स्कोर बिल्ड हो। बच्चे कुछ ऐसे सोचकर चलते हैं कि नहीं नहीं हम तो 120 के 120 सवाल लगाने के लिए जा रहे हैं। नहीं, अगर आप 120 सवाल को टारगेट कर रहे हो तो बेटा उस लेवल की तैयारी भी करनी पड़ेगी। आप अगर बेसिक लेवल की चीजें नहीं जानते हो तो बेटा 120 सवाल कभी सपने में भी मत सोचना, ये मैं हकीकत बता रहा हूं। लेकिन अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो बेटा थोड़ी ताकत तो लगेगी, थोड़ी मेहनत तो लगेगी और दिमाग तो एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, एवरेज बच्चों के लिए 120 सवाल सॉल्व करना कोई मजाक नहीं है बेटा। एवरेज बच्चों के लिए मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे चाहिए होते हैं जो 120 सवाल बच्चे खड़े खड़े वो सॉल्व कर सकते हैं, वो देखकर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज बच्चों का क्या, एग्जाम छोड़ दें? ना दें, ना दें, देना है। क्या करना है दोस्त, आपको 120 का टारगेट नहीं, आपको 100 सवालों का टारगेट लेना है। उन 120 में से 100 आसान सवालों को ढूंढना है जो कि आपसे विद इन टाइम लिमिट सॉल्व हो जाएं और सही सही आंसर निकाल पाएं। बस इतना ही करना है और आपका बेड़ा पार है बेटा। बात समझ में आ गई हो तो जरूर बताना। यह था हमारा आखिरी सवाल और सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि सर आसान चीजें थी, बस मेथड है, कुछ मेथड्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं पूछे जा रहे हैं, तो बस दैट्स इट भाई, मुद्दा क्लियर हो गया है। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक भी डिस्कस हो चुका है। सो दैट वाज द कंप्लीट सेशन अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो भाई अब क्या करें, विदा लें। मोटिवेशन आप लोगों की बात समझ में आ गई है और अगर इसी के साथ मैं मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।